हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, यहाँ तक हो चुका था पिछले, ये अभी चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में। अम्ल भस्म एवं क्षार, अम्ल भस्म एवं क्षार। इसमें क्या हो गया है, यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है ऑलरेडी। पढ़ाई होने के बाद डिस्कस हो रहा था 2.3 क्रियाकलाप। 2.3 क्रियाकलाप में से समझना है, ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है। देखिए, बताया है कि चित्र में जो दिया है, देखिए यही चित्र है। यही चित्र में जो दिया है, इस तरह का सेटिंग करना है। देखिए, यहाँ पर चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। चित्र 2.1, ये 2.1 है। इसके अनुसार उपकरण क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। इसके अनुसार उपकरण को क्या व्यवस्थित कीजिए। और 2.3 के अनुसार अपना इक्विपमेंट को सजाइए। जो भी इक्विपमेंट है, इस अभिक्रिया को करने के लिए अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। देखिए, इस मतलब कि इसमें हम अभिक्रिया बताएंगे कि अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। अम्ल जो है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, बेस जो है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, उसको बताया जाएगा। देखिए, अम्ल एवं भस्म धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, चित्र 2.1 के अनुसार व्यवस्थित उपकरण व्यवस्थित कीजिए। चित्र 2 पॉइंट क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार सब इक्विपमेंट को हम मतलब व्यवस्थित करेंगे। एक प्रणाली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दीजिए। अब NaCl वाला में, देखिए सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला में एक प्रणाली लेंगे। देखिए, सबसे पहले एक प्रणाली लेंगे जिसमें 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े को डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े को डाला जाएगा। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखेंगे, देखिए वो टूट रहा होगा। दानेदार जो जिंक की टुकड़े की सतह है, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह है, उस पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए उत्सर्जित गैसों से साबुन के विलयन से प्रवाहित होती। उत्सर्जित गैस गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित होती है। मतलब वहां पर ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है, निकलती रहती है। अब साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? साबुन के विलयन में जो होता है वो बुलबुले क्यों बनते हैं? देखिए, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं तो आप देखेंगे कि वो अच्छा से जलने लगेगा, क्योंकि वहाँ सॉरी, तो क्या होगा, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं। आप क्या परीक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COOH, मतलब सिट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया दोहराइए प्रत्येक स्थिति में। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रखनली में प्रखनली लिए हैं और इस प्रखनली में क्या लिया गया है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, प्रखनली में है, और जिंक के दानेदार टुकड़े डाला गया है। जिंक के दानेदार टुकड़े डाला गया है और इसी प्रखनली में प्रवाह नली जोड़ा गया है। देखिए, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। देखिए सॉरी, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। तो अब क्या होता है, फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होती है। गैस का दहन होती है। देखिए, जब इसमें जब इसमें क्या करेगा, जब जेडन, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में जेडन डाल देगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। अब प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहेगी। हाइड्रोजन गैस जब मुक्त होती रहेगी तो देखेंगे कि हाइड्रोजन से भरे साहब के बुलबुले
बुलबुले देखिए, तो उसके बाद साबुन के बुलबुले निकलेंगे जो हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। साबुन का विलयन, और ये विलयन जो है साबुन का विलयन हो जाएगा। जो पहले तनु अम्ल का विलयन था, और साबुन के विलयन से, सॉरी, साबुन के विलयन से वो गैस को प्रवाहित करेंगे। हाइड्रोजन गैस जो बना प्रकनली में, अब वो निकलेगा इस नली के द्वारा और जाएगा। साबुन का विलयन यहाँ पर रखा गया है, साबुन के विलयन से पास करेगा। तो देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। देखिए, तो अब क्या होगा, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन का हाइड्रोजन गैस की जांच किया जाएगा। जांच किया जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है कि नहीं, जो अंदर से मतलब कि अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी। वो हाइड्रोजन गैस तनु सल्फ्यूरिक एसिड तनु सल्फ्यूरिक एसिड का तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके ज्वलन एवं हाइड्रोजन गैस की गैस निकालेगी और इसका जांच करेंगे। तो अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर चल रहा है। देखिए, तो ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई ध्यान दीजिए कि ऊपर गई अभिक्रियाओं में धातु 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 जो होता है, धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। देखिए, ध्यान दीजिए कि ऊपर की अभिक्रिया में धातु जो होता है अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड- हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। जो धातु होता है जो डालते हैं हम इसमें, तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करता है, जो मतलब कि मिला हुआ है आपका हाइड्रोजन परमाणु एसिड में मिला हुआ है, तनु एसिड में मिला हुआ है हाइड्रोजन परमाणु, उस हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करती है और जल एवं मतलब ये लवण और जल बनाते हैं। देखिए, लवण और जल बनाते हैं, क्या करता है, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। अब देखिए, जब वो जब विलयन से पास करता है, जब जब देखिए, जब क्या होता है कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड के अम्ल में जिंक डाल देते हैं, तनु सल्फ्यूरिक के अम्ल में जब जिंक डाल देते हैं तो वो जिंक सल्फेट बना लेता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और वो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है और उसको चेक किया जाता है, वो हल्का होता है। और देखिए, इसके साथ लवण बनता है। देखिए, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को व्यवस्थित कर, देखिए, जब अम्ल प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। देखिए, इस तरह से क्या होगा, अम्ल और धातु क्या बनाएगा, अम्ल और धातु एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो लवण और गैस देगा। आपने जिस अभिक्रिया का परीक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? देखिए, इन सब का समीकरण लिखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये समीकरण जो होते हैं, देखिए, मुश्किल नहीं होता है, सॉरी, ये इन सब समीकरण को लिखना बहुत आसान होता है। आप अगर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से समझे हैं, तो इसका लिख सकते हैं, समीकरण आसान होता है। लेकिन हमारे बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका मतलब समीकरण लिखना उनको भारी लगता है और दिक्कत महसूस होती है। इसीलिए सारे बुक्स को, सारे चीज को, सारे स्टडी मटेरियल्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। देखिए, क्रियाकलाप 2.4, क्रियाकलाप 2.4 में क्या होगा, एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। एक परखनली लीजिए, परखनली में जिंक का कुछ टुकड़ा रखिए, दानेदार टुकड़े रखिए। इसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। इसमें 2 ml क्या कर दीजिए, इसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को का विलयन मिलाकर इसको गर्म कीजिए, घोल मिलाकर इसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रिया पश्चात 2.3 के अनुसार क्रियाओं के दोहराए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। तो जब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के
विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को क्या करते हैं, मतलब कि अभिक्रिया कराते हैं किसी मेटल से। तो जब मेटल से कराते हैं, जैसे यहाँ पर मेटल लिया गया है जिंक, तो देखिए एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लिए, एक परखनली में जिंक के कुछ मतलब कि दानेदार टुकड़ा लिए, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तत्व को ये यौगिक को मिला दिए। तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मिलकर सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मिलकर सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। देखिए आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है। ये किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातु के साथ स्वयं स्वयं नहीं है। देखिए संभव नहीं है। देखिए आप देखेंगे कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस, देखिए आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं है। जो ये अभिक्रिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ, मेटल के साथ अभिक्रिया किया और सोडियम जिंकेट बनाया प्लस H2O बनाया, तो ये अभिक्रिया जो हुई है, यह अभिक्रिया प्रैक्टिकली संभव नहीं है, अधिकतर संभव नहीं होती है। देखिए देखिए 2.13 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। देखिए यहाँ धातु कार्बोनेट कहने का मतलब होता है, धातु कार्बोनेट कहने का मतलब होता है कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट, जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका मतलब हुआ धातु का बाइकार्बोनेट या धातु का कार्बोनेट जो होता है अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, देखिए धातु का कार्बोनेट या धातु का बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो अभिक्रिया करके देखिए अभिक्रिया करके बनाती है सोडियम जिंकेट। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक को सॉल्यूशन के रूप में ले लिए, और जिंक लिए उसका कैटलिस्ट के जिंक लिए उसका मतलब कि जो है रिएक्टेंट के रूप में जिंक भी मिला दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमारा बना सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस बना। देखिए तो ऐसा ऐसा बनता है। धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर 2 परखनली लीजिए, एक एक ए या दूसरा बी से नामांकित कीजिए। 2 परखनली लीजिए, एक परखनली पर ए लिख दीजिए, एक परखनली पर बी लिख दीजिए, ताकि आपको सहूलत हो समझने में। परखनली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए। परखनली ए में क्या कीजिए, परखनली ए जो है उसमें देखिए परखनली ए में सोडियम कार्बोनेट जो है प्रखंडीय में लगभग 0.5 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए, और प्रखंडली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए तो दोनों प्रखंडली में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। अब क्या करेंगे कि लीजिए दोनों प्रखनलियों में लगभग 2 ml HCl मिला है। देखिए इसमें है सोडियम कार्बोनेट, इस प्रखनली में सोडियम कार्बोनेट रखे, जो कि मेटल मेटल को जब गर्म करते, देखिए मेटल वाला चीज को, देखिए मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशंस होता है। जब HCl मिलाएंगे तो ये एसिडिक हुआ, तो आप बहुत निराश महसूस करेंगे। आपने क्या निरीक्षण किया, तो चित्र 2.1 के अनुसार स्थिति में उत्पादित गैस को चूना के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से प्रवाहित किए
कीजिए और अपने निरीक्षण को अभिकलित कीजिए। तो देखिए जब परख नली ए में जिसमें सोडियम कार्बोनेट था, देखिए परख नली ए देखिए परख नली ए ये है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है। तो जब इसमें सोडियम कार्बोनेट है तो कौन सा गैस पास हो रहा है? तो इसमें पास हो रहा है सॉरी HCl मिला रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्रखनली में रखे, ए वाला प्रखनली में, ये वाला प्रखनली में ये अभिक्रिया हुआ। देखिए यह अभिक्रिया हुआ, कौन सा अभिक्रिया हुआ? तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया हुआ प्रखनली ए में सोडियम कार्बोनेट जब HCl एक्वस से मिला तो बनाया NaCl। NaCl कहने का मतलब साधारण नमक अब प्लस H2O वाटर है और CO2 गैस बनता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, परखनली बी में NaHCO3 ले लेंगे। देखिए NaHCO3 लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें HCl डाल देंगे 2 ml, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक्वस होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो देखिए तो यह क्या हुआ, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना है, जब सोडियम कार्बोनेट को जब HCl से अभिक्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड भी मिला। देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड भी मिला, जल मिला और NaCl एक्वस भी मिला। फिर इसको क्या किए कि सोडियम बाइकार्बोनेट में जब HCl मिलाए तो सोडियम क्लोराइड मिला और H2O मिला और प्लस CO2 मिला। ये ये क्या हुआ, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। उसके बाद हमको करना क्या है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करना है। अब उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करेंगे, चूने के पानी से प्रवाहित करने पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना का पानी हुआ और जब उसमें प्रवाहित उसको करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। सोडियम कार्बोनेट जल बनेगा, ये अवक्षेप अभिक्रिया होगा। अवक्षेप की तरह सोडियम कार्बोनेट ऊपर छता जाएगा, अधिक मात्रा या नीचे बैठ जाएगा। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए जो सोडियम कार्बोनेट बना था वो सोडियम कार्बोनेट फिर जल से अभिक्रिया करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके जल के विलयशील अभिक्रिया बनाएगा, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। देखिए चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं। खड़िया चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। देखिए कैल्शियम धरती पर कैल्शियम कार्बोनेट किस रूप में है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है धरती पर चूना पत्थर के रूप में है, ठीक है। उसके बाद चौक के रूप में है कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल के रूप में है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखिए संगत लवण और देखिए क्या होता है कि चूना पत्थर चौक या मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मात्रा में पाया जाता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करती है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को
किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। देखिए धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट, धातु का बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल बनाता है। याद रखेंगे ये रिएक्शन बहुत वीवीआई है, और इसमें याद रखेंगे कि धातु का कार्बोनेट, धातु का बाइकार्बोनेट ये जब अम्ल में मिलेंगे तो क्या होगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है 2.14, 2.1.4। देखिए बोला है अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार प्राकृतिक सॉरी अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए क्रियाकलाप 2.6 में देखिए परखनली में लगभग 2 ml, देखिए एक परखनली लिए हैं उसमें लगभग 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए। एक परखनली लीजिए जिसमें, एक परखनली लीजिए जिसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए, उसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन विलयन डालिए। अब वो जो सॉल्यूशन बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल है उसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन डालना है। अब विलयन का रंग क्या होगा ये चेक करना है। इस विलयन में 1-2 बूंद HCl विलयन विलयन मिलाइए। अब इस विलयन में, ये विलयन जो है इसमें HCl 1-2 बूंद मिलाइए, तो क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आएगा। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थालीन का रंग क्यों बदल जाएगा, क्या फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग का होता है। आपके विचार से ऐसा क्या होता है। देखिए उपयुक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया है कि अम्ल द्वारा क्षार का परीक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया इस प्रकार के हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल मिलाइएगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाएगा। अब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इ, इ, प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो हमारा अभिक्रिया होता है, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है एसिड बेस का, उसमें हमारा होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इधर का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे का निगेटिव रेडिकल के साथ, दूसरे का पॉजिटिव रेडिकल पहले का निगेटिव रेडिकल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। मतलब क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण एवं जल बनाएगा, लवण एवं जल बनाएगा। अम्लों के द्वारा धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए अम्ल के साथ जब धातु की ऑक्साइड क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। देखिए तो क्या बनाएगा, तो यहीं पर देखिए आज का वीडियो क्या है, ये 2.1.5 ये अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यहाँ से अगले क्लास में पढ़ाएंगे। यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और एक मैसेज है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एग्जाम के समय बहुत फायदा होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहां से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और क्या करेंगे कि लिंक ओपन करके टेलीग्राम चैनल का और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे अच्छा मतलब कि पॉइंट दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर दूसरे दिन मिलते हैं। यहाँ तक ये दूसरा वीडियो है, उसके बाद दूसरा के बाद तीसरा वीडियो आएगा इसका। देखिए और सबको पता चलते जाएगा, आप रिवीजन करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।